हेलो फ्रेंड्स, अनुपेश रीजन में आप लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्ष 1991 का आर्थिक सुधार, जिसे कि नई आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसके पहले भी जो वीडियो इकोनॉमिक्स के बने हैं आप लोग उसको देख लीजिए। अब एक तरफ जैसे देखेंगे तो ज़्यादा इकोनॉमिक्स आप लोग को समझ में आएगी। और आप जो है अभी चैनल से अगर जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाइए। और इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो है इस मंथ के आखिरी से तक उसके पहले पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। और हर सब्जेक्ट का यहाँ पे वीडियो पड़ रहा है, आपको अलग से कहीं पेट की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी पूरी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी और साथ में प्रैक्टिस सेट भी कराया जा रहा है। आप उस प्रैक्टिस सेट को भी पूरा कर लेंगे, पूरी की पूरी तैयारी आपकी यहीं पर हो जाएगी। चलिए आज की टॉपिक शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले तो हम लोग समझते हैं कि 1991 के आर्थिक सुधार की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसके लिए अगर हम लोग आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, देखेंगे इसके पहले की अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लेंगे। तो उसमें हम लोगों ने 1948 की औद्योगिक नीति और 1956 की औद्योगिक नीति पढ़ी थी। तो यहाँ पे ज़रूरत क्यों आई इस औद्योगिक नीति की, तो देखेंगे जब 1990 का दशक, जब 1990 की शुरुआत हुई तो 90-91 में खाड़ी संकट के कारण जो है पेट्रोल की कीमतों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। इसके अलावा भारत का जो है विदेशी विनिमय कोष में अत्यधिक कमी आ गई। और भुगतान शेष क्या होता है, जो आयात निर्यात में डिफरेंस होता है उसी को भुगतान शेष कहते हैं। वो हम लोग जो है प्रतिकूल स्थिति में यानी घाटे में चलने लगे। और हम लोग का राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा ये सब बहुत ज़्यादा हो गया। अब ये समझ लीजिए कि राजस्व घाटा जो था वह 0.2% से सीधे बढ़कर आपका 3.5% पे पहुंच गया। राजकोषीय घाटा जो था 5% से बढ़कर सीधे 8.5% पे पहुंच गया। हालत इतनी ख़राब हो गई थी, भारत की आर्थिक संकट समझ लीजिए इतना ज़्यादा आ गया था भारत पे कि हम लोग योजना, आप लोग देखेंगे कि 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है वह 1985 से 1990 के बीच में बनी थी। 90 से 92 तक हम लोगों ने पंचवर्षीय योजना ही नहीं बनाई, योजना बनाने के हालात में ही नहीं थे। और इसलिए जो है 1991 का आर्थिक सुधार आना जो है असंभावी हो गया था, या कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी भारत के लिए। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। पहला प्रश्न तो आपका यही बन गया कि 1991 का जो आर्थिक सुधार आया था उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और वित्त मंत्री थे, पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री थे आपके मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि 1991 के आर्थिक सुधार के समय वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इन्हीं दोनों की अध्यक्षता में नई आर्थिक नीति जो है निर्धारित की गई। इसे राव, जो नई 1991 का आर्थिक सुधार है, आर्थिक नीति है, उसे राव मनमोहन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे अगर पूछ ले कि राव मनमोहन मॉडल किससे संबंधित है, तो आर्थिक सुधार से संबंधित है। ठीक है। और इसमें जो है व्यापक आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को अपनाया गया। और इसके जो मुख्य उद्देश्य थे, अगर इसके मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो इसमें जो है आर्थिक सुधार के साथ साथ आर्थिक सुधारों को राजनीतिकरण से मुक्त रखना था। और 90 के दशक में जो आर्थिक संकट आया था उसको जो है दूर करना था। और इसके लिए जो आर्थिक नीति अपनाया गया उसमें जो 3 सबसे प्रमुख थे उसको आपको याद रखना है। उदारीकरण, या बोल सकते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या थी। 1991 के आर्थिक सुधार की जो विशेषताएं थी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण क्या था? पहले जो उद्योग और व्यापार होते थे उसमें लाइसेंसिंग की जो प्रक्रिया थी वो काफ़ी कठिन थी। अब उस लाइसेंसिंग जो प्रक्रिया थी उसको क्या है, कम कर दिया गया, यानी आपको लाइसेंस मिलना ज़्यादा आसान कर दिया गया। यानी इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो लाइसेंसिंग था उसके स्थान पर उदारीकरण की प्रक्रिया आ गई। निजीकरण क्या था?
आप देखेंगे 1948 की नीति देखेंगे, 56 की नीति देखेंगे, तो वहाँ पे क्या था, सार्वजनिक उपक्रम, कई ऐसे क्षेत्र थे जिस पे सार्वजनिक उपक्रम का अधिकार था, यानी सरकार का अधिकार था। आप 56 की नीति में देखेंगे तो 12+17 29 ऐसे क्षेत्र थे जिस पे सीधे सीधे नियंत्रण किसका था, सरकार का था। अब उसको कम कर दिया गया और सिर्फ 3 क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सब पे जो है निजी स्वामित्व वाले क्षेत्रों को स्थापित, अपनी उद्यम जो है स्थापित करने का अधिकार दे दिया गया। इसी को बोलते हैं निजीकरण। यानी जो उद्योगपतियों के लिए जो एक था, बोल सकते हैं कोटा सिस्टम था कि इसी के लिए जो है उद्योगपति जो है अपना उद्योग लगा सकते हैं, अब उसको ख़त्म करके निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। वैश्वीकरण क्या था कि पहले जो था आयात और निर्यात के लिए परमिट, अब भी परमिट है, लेकिन पहले जो था परमिट काफ़ी कठिन था, उसको सरल किया गया। और ये हुआ कि जब जो हम लोग वस्तुएं होती है एक दूसरे से संपर्क में ज़्यादा आए, ज़्यादा लेन देन हो, तो उससे क्या बोला गया, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। तो ये 1991 के आर्थिक सुधार की विशेषता थी। अब बात करते हैं आगे। तो अब 1991 का जब आर्थिक सुधार हुआ तो उसके साथ ही जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे उनमें भी सुधार किए गए। उनमें भी सुधार करने के लिए जो है अलग अलग नीतियाँ अपनाई गई। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम क्या होते हैं, पहले तो ये जानिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी जो सरकार के अधीन है। कैसे सरकार के अधीन है, जिस भी उपक्रम में सरकारी पूंजी की हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक है, वे क्या होंगे, जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होंगे। और ऐसे उनको भी 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक सामरिक, अगर आपसे पूछ ले कि सामरिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, और एक होता है गैर रणनीतिक। जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं उनको 2 क्षेत्रों में बांटा गया है, एक सार्वजनिक, एक गैर रणनीतिक उपक्रम। सामरिक उपक्रम और गैर रणनीतिक उपक्रम। सामरिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, सामरिक क्षेत्र में आपका आ गया रेल परिवहन, परमाणु ऊर्जा, रेल हो गया आपका, परमाणु ऊर्जा हो गया आपका, रक्षा उपकरण, हवाई जहाज, और इसके अलावा आपका जो है हथियार, गोला बारूद, ये सब जो है सामरिक उपक्रम में आते हैं। और बाकी जो बचे वो गैर रणनीतिक उपक्रम में आते हैं। अब ये महारत्न और नवरत्न कंपनियां क्या हैं, बात पहले महारत्न कंपनी की बात करें तो महारत्न कंपनी ऐसी कंपनियां जिनको 5,000 करोड़ रुपए पर, ऐसी कंपनियां जिनको 5,000 करोड़ रुपए के निवेश, जो उनको निवेश करना होता है, निवेश प्रस्ताव उनका होता है, उन पर जो है निर्णय लेने का अधिकार इनको है। यानी जो कंपनी, जिन कंपनियों को 5,000 करोड़ रुपए तक के जो है निवेश को खुद से जो है निर्णय लेने का अधिकार दिया गया, स्वायत्तता प्रदान की गई है, उन कंपनियों, उन सार्वजनिक कंपनियों को महारत्न की संज्ञा दी गई है। और महारत्न की योजना की शुरुआत, बोले कि अगर आपसे पूछ ले कि महारत्न योजना की शुरुआत कब की गई थी, यानी महारत्न जो है कंपनियों को नाम देना कब शुरू हुआ था, तो ये 24 दिसंबर 2009, 24 दिसंबर 2009। तो आपको ये याद रखना कि महारत्न योजना 24 दिसंबर 2009 को चालू हुई थी और इसमें 5,000 करोड़ तक निर्णय जो है निवेश प्रस्ताव के लिए निर्णय लेने की स्वायत्तता इनको प्राप्त है। नवरत्न कंपनी ऐसी कंपनियां, ऐसी सार्वजनिक कंपनियां जिन्हें 1,000 करोड़ रुपए तक, 1,000 करोड़ रुपए तक निर्णय, निवेश प्रस्ताव के जो है निर्णय लेने का, या बोल सकते हैं ऐसे कि केंद्र सरकार के बिना अनुमति के या पूर्वानुमति के, केंद्र सरकार के बिना पूर्वानुमति के ये 1,000 करोड़ तक के जो निवेश हैं उन पे जो है निर्णय ले सकती हैं। ऐसी कंपनियों को नवरत्न की संज्ञा दी गई है। और इसकी शुरुआत, नवरत्न योजना की शुरुआत जो है यह 22 जुलाई 1997 को की गई थी। इसके अलावा आपको महारत्न हो गया, नवरत्न हो गया, मिनी रत्न कंपनियां जो है मिनी रत्न कंपनियों में भी बांटा गया है। वर्तमान में जो है महारत्न की संख्या कितनी है, 10 है संख्या। वर्तमान में महारत्न की संख्या 10 है, नवरत्न की संख्या है 14। और मिनी रत्न, अगर आपसे पूछ ले कि मिनी रत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, तो मिनी रत्न कंपनियों की संख्या आपकी है 10, 70, 75 है। ठीक है, मिनी रत्न को 2 में बांटा गया है, मिनी रत्न 1, मिनी रत्न 2। मिनी रत्न 1 में 60 है, मिनी रत्न 2 में 15 है। और आपसे पूछ ले कि मिनी रत्न
की शुरुआत कब की गई थी? तो ये भी अक्टूबर, मिनी रत्न की शुरुआत अक्टूबर 1997 में की गई थी। मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2 से मतलब क्या है? मिनी रत्न 1 सरकार की अनुमति के बगैर जो है 500 करोड़, जो कंपनियां, सरकारी कंपनियां 500 करोड़ का जो है निवेश जो है खर्च कर सकती हैं बिना सरकार की पूर्वानुमति के, उनको जो है मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2 में 300 करोड़। तो ये तो आपको पता चल गया महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न कब शुरू हुए और उनकी क्या जो है सीमा क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां जो है महारत्न में शामिल हैं। महारत्न में हमने बताया कि आपको 10 कंपनियां शामिल हैं। ये कंपनियां कौन कौन सी हैं? पहला है तेल प्राकृतिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी ONGC, नाम आप लोगों ने सुना होगा। ONGC की स्थापना आपसे पूछे तो ONGC की स्थापना 1956 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है देहरादून में है। ONGC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देहरादून में है। और यह कैसे, इसका जो कार्यक्षेत्र क्या है? तेल एवं प्राकृतिक गैस, या जो है तेल प्राकृतिक नाम ही आप इसका क्या है, तो आप इसे समझ जाएंगे, तेल एवं प्राकृतिक गैस। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IOCL, इसकी स्थापना जो है 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और यह डीजल, गैस और पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में काम करती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की स्थापना कब हुई थी? 1973 में और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और यह जो है स्टील और आयरन के क्षेत्र में काम करती है। राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NTPC, यहाँ NTPC एग्जाम वाला मत समझिएगा, रेलवे वाला है। NTPC के इसका मतलब होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और इसकी स्थापना जो है 1975 में की गई थी और NTPC का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। और जो है NTPC किस क्षेत्र में? थर्मल पावर है, तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल ऊर्जा के क्षेत्र में काम करती है। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में, इसकी भी स्थापना 1975 में की गई थी और कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर जो है वह है कोलकाता में। और यह जो है कोयला खनन के क्षेत्र में काम करती है। और आपका छठवां जो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल, और गेल की स्थापना हुई थी 1984 में और गेल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और गेल किस क्षेत्र में काम करती है? तो नाम ही है इसका गैस अथॉरिटी यानी पेट्रोलियम और गैस के क्षेत्र में काम करती है। नेक्स्ट है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल। भेल का स्थापना हुआ था 1964 में और यह जो है इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है और यह जो है इलेक्ट्रॉनिक्स पावर उद्योग में काम करती है। नेक्स्ट है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL की स्थापना 1976 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और यह तेल पेट्रोलियम के क्षेत्र में काम करती है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL की स्थापना 1976 में हुई थी और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में ही है और यह भी पेट्रोलियम क्षेत्र में काम करती है। और नेक्स्ट है आखिरी महारत्न कंपनी है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी PGCIL। यह जो है 1989 में स्थापित किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वह गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है और इसका क्या काम है? विद्युत का ट्रांसमिशन करना है यानी इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन का काम है। तो ये हो गई आपका 10 महारत्न कंपनियां, उनका स्थापना और उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नवरत्न कंपनियां। नवरत्न कंपनियां कितनी, उनकी संख्या कितनी है आपसे पूछ ले तो 14 है। और इसमें पहला आप देखेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में। महारत्न कंपनियों का जो है स्थापना दिवस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो नवरत्न कंपनियां हैं स्थापना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हेडक्वार्टर आपको याद रखना है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL। यह जो है इसकी स्थापना
1940 में ही कर दी गई थी, स्वतंत्रता से पहले ही। और इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका भी हेडक्वार्टर बेंगलुरु में ही है। और इसका काम क्या है, आपका विमान निर्माण। नेक्स्ट है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, MTNL। MTNL का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसका जो है स्थापना हुआ था 1986 ईस्वी में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, MTNL का हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, यह जो है नई दिल्ली में है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, महानगर टेलीफोन लिमिटेड यानी MTNL का, नई दिल्ली में। और यह किस क्षेत्र में काम करती है, जनसंचार। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नालको। यह कहाँ पे है, उड़ीसा में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1981 में। यह आपका नाम से ही पता है, एल्यूमिनियम के कार्य क्षेत्र में काम करती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी NMDC। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हैदराबाद में है। ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी OIL, इसकी स्थापना जो है 1959 में हुई थी। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, नोएडा। यह भी जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसका हेडक्वार्टर यूपी में है, नोएडा में है। तो ये आपको याद रखना है, ऑयल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है, नोएडा में। और किस क्षेत्र में काम करती है, गैस एवं पेट्रोलियम के क्षेत्र में। नेक्स्ट है आपका पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी PFSL। इसकी जो है स्थापना कब हुई थी, 1986 ईस्वी में। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, नई दिल्ली। और इसका जो है कार्यक्षेत्र क्या है, ऊर्जा और वित्तीय संस्थान। 8वां जो है नवरत्न कंपनी है ग्रामीण विद्युतीकरण कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी RECL। RECL की स्थापना हुई थी 1969 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SCIL। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। और यह इसका कार्यक्षेत्र क्या है, नवाहर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड यानी RINL। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछे राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का, तो विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। और यह जो है स्टील के क्षेत्र में काम करती है। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी NLC। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। और यह कहाँ पे है, चेन्नई। और यह लिग्नाइट खनन के क्षेत्र में काम करती है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 1965 में स्थापित की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर आपका है नई दिल्ली में। और इसका कार्यक्षेत्र क्या है, निर्माण, तेल और गैस। नेक्स्ट है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी NBCC। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 में। और यह भवन निर्माण के क्षेत्र में कार्य करती है। भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड। भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड जो है यह आपका स्थापित किया गया था 1989 में। हेडक्वार्टर इसका है नई दिल्ली में। और इसका कार्यक्षेत्र आपका है वाहक टर्मिनल ऑपरेटर और गोदाम ऑपरेटर। ये आपकी हो गई महारत्न कंपनियां और नवरत्न कंपनियां। महारत्न कंपनियों की संख्या आप लोगों ने देखा कितनी है, 10। नवरत्न कंपनियों की संख्या है 14। और मिनी रत्न कंपनियों की संख्या है 75, जिसमें मिनी रत्न 1 है 60 और मिनी रत्न 2 है 15। अब नेक्स्ट एक थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग औद्योगिक गलियारे। तो एक आप का पहला जो आपको याद रखना है, चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसकी शुरुआत वर्ष 2011 में की गई थी। और यह जो है भारत जापान के मध्य समझौते के साथ शुरू किया गया था। इसमें कौन देश मदद कर रहा है भारत की, जापान मदद कर रहा है। तो अब चेन्नई बेंगलुरु नाम आपसे पता है
चेन्नई कहाँ पे है, तमिलनाडु की राजधानी है, बेंगलुरु कर्नाटक। इन दोनों कॉरिडोर देखो, औद्योगिक गलियारा क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से चेन्नई से बेंगलुरु तक जो भी आपका एक बनाया जाएगा, जो भी रोड बनाया जाएगा, वहाँ पे एक इसको इंडस्ट्रियल हब के रूप में उसके किनारे किनारे जो है विकसित किया जाएगा। इसी को बोलते हैं औद्योगिक गलियारा। और इस औद्योगिक गलियारा यानी चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की शुरुआत 2011 में भारत ने जापान की मदद से शुरू की गई थी। इससे प्रभावित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? आपका कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब राज्य इससे प्रभावित होने वाले हैं। ठीक है। दूसरा आपका जो है बेंगलुरु से मुंबई तक, बेंगलुरु मुंबई कॉरिडोर। बेंगलुरु मुंबई कॉरिडोर जो है इसकी शुरुआत वर्ष 2013 में की गई थी और यह जो है ब्रिटेन के साथ समझौते, इसमें सहयोग भारत की कौन कर रहा है? ब्रिटेन। और इससे जो प्रभाव जो है, बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र, यानी इससे दो राज्य जो हैं, दो राज्य इससे जुड़े हुए हैं। कौन कौन? महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये तो दो हो गए आपके। एक और इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि हम लोग यूपी का एग्जाम दे रहे हैं, तो एक बढ़ रहा है दिल्ली मुंबई कॉरिडोर। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जो है इसकी शुरुआत 2 मार्च 2014 को की गई थी और उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत, उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का एक जगह है दादरी, दादरी, यहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी। और यहाँ से उत्तर प्रदेश के दादरी से ही यह शुरू होकर मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक यह जाएगी। इससे 6 राज्य जो है इसके क्षेत्र में आएंगे: उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आपका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और मुंबई जा रहा है, तो इसका मतलब महाराष्ट्र। इसके अलावा एक जो है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी जनवरी 2014 में शुरू किया गया था। ये आपके एग्जाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 3 बस आपको जो ज़्यादा याद रखना है ये है आपका। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो है टॉपिक हम लोग का यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग का पंचवर्षीय योजना छूट गया है अभी, 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद का 7वीं पंचवर्षीय योजना तक हम लोगों ने पढ़ा है। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना कहाँ से शुरू होती है? 1992 से। तो हमने कहा था कि जब हम आपको नई आर्थिक नीति पढ़ा लेंगे उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना के आगे पढ़ाएंगे। तो नई आर्थिक नीति आप समाप्त हो गया। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वह 8वीं पंचवर्षीय योजना से आगे की जो योजनाएं हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को आज पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर जो भी आपको सुझाव या डाउट है कमेंट करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।